आइए आज हम बात करते हैं एक्लेजिया की। तो देखिए एक्लेजिया को एक्लेजिया कार्डिया भी बोलते हैं और इसमें होता क्या है, तो देखिए फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स that containing nitric oxide and vasoactive intestinal peptide in the myenteric plexus or Auerbach plexus of esophageal wall। तो देखिए यहाँ बताया गया कि esophageal wall में हमारे माइंटेरिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है और ये माइंटेरिक प्लेक्सिस ये मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होती है। हमको मालूम है मस्कुलर लेयर में ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर के बीच में ये माइंटेरिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है और ये माइंटेरिक प्लेक्सिस को हम ऑरबैक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। और ऑरबैक प्लेक्सिस या माइंटेरिक प्लेक्सिस का काम क्या होता है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराती है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराएगी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में दो चीज होती है, एक कॉन्ट्रेक्शन होता है, दूसरा रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है ये हमारा डिपेंड करता है एसिटाइल कोलिन पर और सब्सटेंस पी पर। ठीक है, तो हमको कॉन्ट्रेक्शन में परेशानी नहीं देखने को मिलती है, हमको रिलैक्सेशन वाला जो कंपोनेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना ये परेशानी देखने को मिलता है। यानी कॉन्ट्रेक्शन पूरा होगा लेकिन रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं होगा। और रिलैक्सेशन में हमारे कौन से एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया भी गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड और VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, तो ये जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में रिलैक्सेशन के टाइम पे। ठीक है, तो हम बताएं कि ऑरबैक प्लेक्सिस या माइंटेरिक प्लेक्सिस ये हमारी प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस लेयर में और मस्कुलरिस लेयर में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर मसल के बीच में प्रेजेंट होती है और यही जिम्मेदार होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए। और पेरिस्टाल्टिक में कॉन्ट्रेक्शन जो होता है इससे हमें नहीं मतलब, रिलैक्सेशन जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड और VIP वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड से होती है रिलैक्सेशन। लेकिन यही जो होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं ये, क्योंकि ये दोनों सीक्रेट किए इसकी वजह से रिलैक्सेशन हुआ। तो जब इनका डीजनरेशन हो जाएगा तो रिलैक्सेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो पूरा यहाँ पे यही है कि फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कंटेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड VIP इन द माइंटेरिक या ऑरबैक प्लेक्सिस ऑफ इसोफेजियल वॉल। तो इसका दोनों का से मतलब माइंटेरिक प्लेक्सिस को ही हम ऑरबैक प्लेक्सिस बोलते हैं और क्या होता है बता दिए। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए प्राइमरी इडियोपैथिक, तो प्राइमरी इसका जो कॉज होता है ये इडियोपैथिक होता है और सेकेंडरी भी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी इसका कॉज इडियोपैथिक होगा और सेकेंडरी जो कॉज होता है देखिए मोस्टली होता है चागास डिजीज की वजह से। तो चागास डिजीज क्या होता है, तो देखिए ट्राइपेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन जो होता है ये कॉज करता है चागास डिजीज। ठीक है, तो ट्राइपेनोसोमा क्रूजीज इन्फेक्शन जो होता है चागास डिजीज कॉज करता है और इसमें जो हमारी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना, यहाँ पे जो हमारी माइंटेरिक प्लेक्सिस होती है इसमें जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और VIP प्रेजेंट होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डिजनरेट कर देते हैं। और जब ये डिजनरेट हो जाएगा तो ये नहीं सीक्रेट होगा जिसकी वजह से हमको रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा स्मूथ मसल्स का। इस वजह से हमको एक्लेजिया कार्डिया देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से देखिए प्राइमरी इडियोपैथिक हो गया, सेकेंडरी चागास डिजीज की वजह से हुआ और चागास डिजीज ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होता है और एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैलिग्नेंसी की वजह से भी हमको एक्लेजिया कार्डिया देखने को मिलता है। तो एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैलिग्नेंसी में हमको मास इफेक्ट या पैरान्यूप्लास्टिक रीजन की वजह से एक्लेजिया कार्डिया देखने को मिलता है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया। अब उसके बाद क्या है देखिए याद कैसे करेंगे, चागास डिजीज कैन कॉज एक्लेजिया, तो चागास CHA एक्लेजिया ये स्ट्रांगली एसोसिएट होता है इससे, इस वजह से यहाँ पे इसको रिलेट भी कर दिया गया चागास डिजीज कैन कॉज एक्लेजिया। तो ये हो गया और उसके बाद फिर देखिए प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में जब रिलैक्सेशन नहीं होता, देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं हुआ, इधर रिलैक्सेशन हो रहा है ऊपर लेकिन नीचे नहीं हो रहा है, इस वजह से देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सिम्टम होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 3 सिम्टम हमको ट्राइएड देखने को मिलते हैं। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा क्योंकि ये आगे नहीं जा पाएगा इस वजह से डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा क्योंकि जब स्टमक में कुछ जाएगा ही नहीं तो कहाँ से वेट गेन होगा बल्कि वेट लॉस होगा। और रिगर्जिटेशन इसलिए देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंटेंट रुका रहेगा जो रिगर्जिटेट करके मुंह में वापस आएगा। तो ये 3 हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे, ट्राइड देखने को मिलेंगे। यही यहाँ बताया गया कि प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, तो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलेगी और सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए मोस्टली हमको ना पहले लिक्विड की देखने को मिलती है, सॉलिड की कम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो सॉलिड आता है ना ये मास की वजह से यानी ग्रेविटी की वजह से ये चला जाता है, तो सॉलिड की पहले नहीं देखने को मिलेगी, पहले लिक्विड की देखने को मिलेगी। जबकि हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें ना तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमको प्राइमरीली सॉलिड की देखने को मिल रही थी, जबकि यहाँ पे देखिए प्राइमरीली हमको लिक्विड की देखने को मिलती है, सॉलिड की नहीं। ठीक है, तो ये फर्क हो गया। और ये वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं बताया गया लेकिन वेट लॉस देखने को मिलेगा, ये भी इसका सिम्टम है, तभी हमारा ट्रायल कंप्लीट होगा। उसका फिर बताया गया कि एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल कैंसर, तो एक्लेजिया कार्डिया में हमको इंक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल कैंसर देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ईसोफेजियल कैंसर हो जाए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि
मैनोमेट्री फाइंडिंग इंक्लूड अनकोऑर्डिनेटेड और एब्सेंट पेरिस्टालसिस विद इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर। तो देखिए ये मोनोमेट्री हम करते हैं। तो ये मोनोमेट्री क्या होता है, तो शिकागोज क्लासिफिकेशन होता है, उसमें मोनोमेट्री हम करते हैं और इसमें हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का कॉन्ट्रेक्शन का वो देखते हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमेट्री हम करते हैं और मोनोमेट्री यही जो है इसका जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मोनोमेट्री ही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और मोनोमेट्री के बेसिस पे ना इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 में, टाइप 2 में और टाइप 3 में। टाइप 1 को क्लासिक भी बोलते हैं और टाइप 3 को स्पास्टिक भी बोलते हैं। तो तीनों में होता क्या है, तो देखिए जब हम मोनोमेट्री करेंगे ना तो यहाँ पे हमको एलिवेटेड मीडियन आईआरपी, तो हमको मीडियन आईआरपी इंटीग्रेटेड रिलैक्सेशन प्रेशर, ठीक ठीक है। तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा और कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोर देन 15 mmHg। बस इसमें हमको यही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा और पेरिस्टाल्टिक बिल्कुल एब्सेंट होगी, 100% एब्सेंट होगी। तो इसको हम क्लासिक बोलते हैं या टाइप 1 बोलते हैं। और अगर यही आरपी इंटीग्रेटेड रिलैक्सेशन प्रेशर 15 से ज़्यादा है, इसके साथ साथ पैन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन भी देखने को मिल रहा है इसमें, तो इसको हम टाइप 2 बोलते हैं। और अगर हमको आईआरपी 15 mmHg से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्पास्टिक कंट्रेक्शन देखने को मिल रहा है, तो स्पास्टिक से हमको पता चलेगा कि स्पास्टिक यानी टाइप 3 का देखने को मिलेगा। बस ये मैनोमेट्री के बेसिस पे इसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम इसको बता दिए। यहाँ पे जो है आईआरपी देखिए सब में 15 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 15 से ज़्यादा होगा और दूसरे फीचर नहीं है, सिर्फ पेरिस्टाल्टिक एब्सेंट है, पेरिस्टाल्टिक सब में एब्सेंट होगी। तो सिर्फ आईआरपी 15 से ज़्यादा है तो इसको हम क्लासिक बोल देंगे। और आईआरपी जो है 15 से ज़्यादा के साथ पेन इसोफेजियल प्रेशराइजेशन भी देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोल देंगे टाइप 2। और टाइप 3 क्या है, आईआरपी के साथ हमारा स्पास्टिक कंट्रैक्शन होगा, तो इसको हम बोल देंगे स्पास्टिक या टाइप 3। तो ये हो गया हमारा मैनोमेट्रिक फाइंडिंग। तो मैनोमेट्रिक फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलेगा, अनकोऑर्डिनेटेड। तो मैनोमेट्रिक फाइंडिंग में हम यही चेक करते हैं, ठीक है, इसी बेसिस पे हम ये आईआरपी वगैरह का नंबर काउंट करते हैं। तो देखिए मैनोमेट्री फाइंडिंग इंक्लूड अनकोऑर्डिनेटेड और एब्सेंट पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस तो एब्सेंट होगी, ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा ही। ये अनकोऑर्डिनेट कितना हो रहा है तो ये हमको यहाँ पे आईआरपी से पता चलेगा। और इसोफेजियल रेस्टिंग प्रेशर जो होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेस्ट टाइप पे इसोफेजियल जो है यह बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे फिर इसका प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो देखिए बेरियम सोलो शोज डायलेटेड इसोफेगस विद एरिया ऑफ डिस्टल स्टेनोसिस बर्ड बिग अपीयरेंस। तो जब इसका हम बेरियम सोलो देख करेंगे तो बेरियम सोलो टेस्ट में देखिए यहाँ पे ये डायलेटेड इसोफेगस देखने को मिलेगी हमको, ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्टल एंड पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेनोसिस देखने को मिलेगी, बिल्कुल पतला हो जाएगा। और ये देखिए इसी को हम बोलते हैं बर्ड बिग साइन। देखिए ये इस तरह से चिड़िया की चोंच की तरह हो गया, ठीक है, बर्ड बिग साइन हमको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये हुआ बेरियम सोलो शोज डायलेटेड इसोफेजियल विद एरिया ऑफ डिस्टल स्टेनोसिस बर्ड बिग साइन देखने को मिलेगा। और फिर ट्रीटमेंट किसकी बात कर रहे हैं ना, तो देखिए इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी ही होता है, ठीक है, फाइनल ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर भी हम करते हैं। और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो होता है ना टेम्परेरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान होता है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर 2 टाइप का होता है। एक देखिए हम बताएं कि यहाँ पे ब्यूटिलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन हम देते हैं, और जब ब्यूटिलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देंगे ना तो यहाँ पे देखिए ब्यूटिलिनम क्या कराता है, पैरालिसिस कराता है, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो ब्यूटिलिनम टॉक्सिन की वजह से आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये डायलेट हो जाएगा। लेकिन ब्यूटिलिनम टॉक्सिन में परेशानी क्या आती है ना, कि ये जो होता है कुछ दिन बाद इसका ब्यूटिलिनम टॉक्सिन का असर खत्म हो जाता है, उसकी वजह से हमको रिकरेंस देखने को मिलता है। इस वजह से हाई रिकरेंस इसमें हमको देखने को मिलेगा। और देखिए हम इसी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए ना बैलून डालते हैं और बैलून इसको हम डायलेट कर देते हैं। तो यहाँ से बैलून डालेंगे और बैलून से एंडोस्कोपी से ही इसको हम डायलेट कर देंगे, तो भी ये जो है डायलेट हो जाएगा और स्टेनोसिस खत्म हो जाएगी। लेकिन बैलून वाले में क्या हमको ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि अगर बैलून डायलेशन हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना तो इसोफेजियल रप्चर हमको देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से ये दोनों प्रोसीजर हम टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट यूज़ के लिए ये दोनों नहीं यूज़ करते हैं। परमानेंट के लिए हम सर्जरी ही यूज़ करते हैं। और सर्जरी जब हम इसकी करते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं लैप हेलर्स मायोटॉमी। तो लैप हेलर्स मायोटॉमी या इसका सर्जिकल या डिफिनेटिव मैनेजमेंट है। और एक चीज़ और बता दें, आजकल जो हम करते हैं ना POEM करते हैं, ठीक है, पैरा इसोफेजियल एंडोस्कोपिक मायोमेट्री। तो पैरा इसोफेजियल एंडोस्कोपिक मायोमेट्री हम करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ओरल रूट से ना, ओरल रूट से इसको हम भेजते हैं और यहाँ पे यानी पैरा इसोफेजियल इसोफेगस के थ्रू इसको बुलाते हैं और यहाँ पे इसको हम डायलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मायोमेट्रॉमी करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको कट करके निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इस स्फिंक्टर जो है तो रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो होता है ये हमारी न्यू टेक्निक है और ये जो होती है हमारी नोट्स प्रोसीजर में काउंट होती है। नोट्स प्रोसीजर क्या है, नेचुरल ऑरफिस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी। तो अपनी यहाँ पे सुराख नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो है नेचुरल ऑरफिस जो है, नेचुरल ओपनिंग जो है उसके जरिए से हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो ये चीज़ हुई, तो इसको भी हम आजकल प्रेफर कर रहे हैं। तो सर्जरी की बात है, इस वजह से इतना सारा हम रिलेट कर दिए। तो ये हमारा हो गया एक्लेजिया। एक्लेजिया में हमको मालूम हो गया कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये रिलैक्स नहीं हो पाता है। और रिलैक्स क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस में या ऑर्बिक प्लेक्सिस में। और ये इडियोपैथिक होता है प्राइमरीली और सेकेंडरी टू चागास डिजीज की वजह से होता है। तो चागास डिजीज क्या होती है, ये ट्राइपेनोमा
क्रूजी की वजह से होती है। और यहाँ पे रिलेट किया गया चागास डिजीज कैन कॉज एक्लेजिया, तो चागास एक्लेजिया ये हुआ। और प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो हमको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया सॉलिड और लिक्विड की देखने को मिलेगी, पहले लिक्विड का देखने को मिलेगा बाद में सॉलिड का, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से सॉलिड पहले आसानी से चला जाएगा, बाद में सॉलिड के हमको डिस्फेजिया देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमको ट्रायड देखने को मिलते हैं और हम मोनोमेट्री फाइंडिंग करते हैं, मोनोमेट्री फाइंडिंग से इसको हम चेक कर लेते हैं और 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे बेरियम सॉल्व में हमको बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ये हुआ। और ट्रीटमेंट में हम 2 टाइप का कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं पहले। एंडोस्कोपिक में 2 टाइप हुआ, बोtulinum टॉक्सिन से या बैलून डायलेशन से, लेकिन ये डिफिनेटिव नहीं होता। सर्जरी जो होती है डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है, और जब इसकी हम सर्जरी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लैप हेलर्स मायोटॉमी। और नया टेक्निक हमारे पास जो आया है, ये आया है POEM, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोमेटॉमी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्लेजिया, तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम लिख रखे थे, इसीलिए हम लिखे रहते हैं ताकि भूले भी ना और आपको भी दिख जाए। तो देखिए नॉट कंजेनाइटल, ये एक्लेजिया जो होता है कंजेनाइटल नहीं होता, जबकि हर्सप्रंग डिजीज यहाँ पे भी हमको जो है न्यूरॉन्स का डिजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, हर्सप्रंग डिजीज में भी। लेकिन ये जो होता है ये कंजेनाइटल होता है, जबकि ये कंजेनाइटल नहीं होता एक्लेजिया, इस वजह से बर्थ के टाइम पे नहीं बल्कि बाद में एक्वायर्ड होता है, बाद में देखने को मिलता है।